नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के एडिटोरियल डिस्कशन में मैं 3 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो बहुत से आर्टिकल्स छपे हुए हैं, जैसे ओमिक्रॉन वेव के बारे में बात की गई है, इसके बारे में मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूं। बहुत आर्टिकल्स डिस्कस किए जा चुके हैं ओमिक्रॉन के रिस्पेक्ट में, डेली के बेसिस पे न्यूज डिस्कस हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को लेके एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। इस आर्टिकल को मैं बहुत डिटेल में आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। आरबीआई को क्या स्टेप्स चलने चाहिए, ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक मार्केट्स की स्टेबिलिटी कैसी है, भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। आज का सबसे अच्छा आर्टिकल रहेगा ये मेरे हिसाब से। इसके बाद एक आर्टिकल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बिल्कुल ही सरकार को गरिया रखा है, मोदी जी को हिंदुत्व प्रोटागोनिस्ट बोल रखा है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं इस आर्टिकल को अगर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट नजर आएगा, इसलिए मैं इस आर्टिकल को ऑब्वियस सी बात है स्क्रिप्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है, पहली बात ये एक्सेप्ट किया है कि कम्युनिटी ट्रांजैक्शन ट्रांसमिशन हो रहा है। यहां पे भी सरकार की हल्की फुल्की बुराई हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ी लॉजिकल बेसिस पे बुराई हो रही है, तो मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। देखिए, जब सेकेंड वेव तरखाट मचा रही थी इंडिया के अंदर, तो उस समय पे कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था, ना सरकार की तरफ से और ना ही आईसीएमआर की तरफ से, कि भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के रिस्पेक्ट में आ गया है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स कौन कौन सी देश में कब आए हैं, और इंडिया के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का अनाउंसमेंट अभी पहली बार आया, इससे पहले क्यों नहीं आया है, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर, स्कूल क्लोजर के बंद होने से बच्चों को नुकसान हो रहा है, उनका साल खराब हो रहा है, उनको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बातें बहुत लिख रखी हैं। लेकिन कोई प्रॉपर यहाँ पे उन्होंने स्टैटिस्टिक नहीं बताया। एक दो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स बता दिए, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो। स्टैटिस्टिक्स के बिना इस प्रकार के आप कह लो टॉपिक्स में आपको ज्यादा मिलेगा नहीं लिखने को, जनरल पॉइंट सबको पता है। ये आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये लिखा है भैया एयर वाइस चीफ मार्शल मनमोहन बहादुर साहब ने। इनका बोलना है कि इंडिया नीड्स अ नेशन मिशन। इनका यह बोलना है कि इंडिया में पीस मील पॉलिसी मेकिंग होती। पीस मील मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट बना दिया, दूसरा पर्टिकुलर टारगेट बना दिया, तीसरा पर्टिकुलर पॉलिसी बना दी, 3 साल पॉलिसी या 4 साल पॉलिसी का टारगेट रखा, 4 साल बाद पॉलिसी पूरी नहीं हुई तो फिर एक नई पॉलिसी बना दी। तो मल्टी सेक्टोरल मल्टी मिनिस्टीरियल पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन इंडिया में मिसिंग है। प्रेजेंट सरकार कुछ हद तक ये करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए सरकारों के सामने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब चाइना से अगर आप कंपेयर करो तो चाइना में तो एक पार्टी की सरकार है, एक ही लीडर है, वही राज करेगा, तो वो लंबे प्लान बना सकते हैं। इंडिया के अंदर कहो बाद में कांग्रेस सरकार आ जाए, कहो उसके बाद बीजेपी की सरकार आ जाए, कहो उसके बाद कोई कोalition की सरकार आ जाए, तो लॉन्ग टर्म में हम प्लान्स नहीं बना पाते इंडिया के अंदर। एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो इस आर्टिकल 3 आर्टिकल्स हैं। एक और आर्टिकल यहाँ पे चरणजीत सिंह चानी साहब की भर के तारीफ कर रखी है, तो जो उनका फैन है वो इस आर्टिकल को पढ़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, नॉट माइल्ड एट ऑल, इंडिया हैज एडमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज द बिलीफ ओमिक्रॉन इज माइल्ड। देखिए, जब सेकेंड वेव इंडिया में फैल रही थी पिछले साल, ठीक है ना, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बंद कर दी गई थी। क्यों बंद कर दी गई थी? क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल ही नहीं थी, इतना ज्यादा फैल रहा था कोरोना, सबको ही हो रहा था। तो सेकेंड वेव के दौरान हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल रहा है। अब इस बार ओमिक्रॉन पे कहीं ना कहीं इस बात का मतलब एक्सेप्टेंस आ रही है सरकार की तरफ से। रिसेंटली आप देखो तो जो इंसाकॉग नाम का कंसोर्टियम है, सार्स सीओवी को वायरस के जो ट्रेस करता है, इसने पहली बार ऑफिशियली मेंशन किया है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में एंटर कर चुके हैं, जबकि हमारे जो दिन के नंबर ऑफ केसेस है वो थोड़े बहुत 3 लाख से ज्यादा है। Since 19th January, the daily number of cases in India of Omicron are a little bit more than 3 lakh। और पिछले साल तो 4,40,000 तक केसेस दिन के पहुंच गए थे। लास्ट ईयर 15 जून की बात की जाए तो सेकेंड वेव का पीक था, उसके बाद से पीक थोड़ी कम होनी शुरू हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप WHO की इंडिया की एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट देखोगे, WHO अपनी रिपोर्ट इंडियन सरकार जो सबमिशन देती है उसके बेसिस पे निकालता है, तो वहां पे भी WHO की एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट में इंडिया में लिखा था क्लस्टर ऑफ केसेस। इंडिया को कम्युनिटी ट्रांसमिशन डिक्लेयर नहीं किया गया था। वहीं पे अगर आप चले जाओ फरवरी 2020 में, तो फरवरी 2020 में यूएस ने डिक्लेयर कर दिया था कम्युनिटी ट्रांसमिशन। क्यों डिक्लेयर कर दिया था? क्योंकि फरवरी 2020 में एक इन्फेक्शन का जो सोर्स था वो यूएस अथॉरिटीज ट्रेस नहीं कर पाई थी।
और उस समय केवल 15 केसेस डिटेक्ट किए गए थे। तो सोचिए कितना डाइवर्जेंस है। यूएस में केवल 15 केस डिटेक्ट किए गए, जिसमें से एक केस का सोर्स नहीं पता चल रहा है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल दिया। इंडिया के अंदर 4.5 लाख केसेस आ रहे थे सेकेंड वेव के दौरान, पीक के समय पे, बट कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं बोला गया। और इस बार जब ओमिक्रॉन फैल रहा है, 3 लाख से थोड़े ज्यादा केसेस हैं, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सवाल क्या उठाया जा रहा है कि जब इस साल 3 लाख से ज्यादा केसेस हैं और ओमिक्रॉन में आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल रहे हो, तो सेकंड वेव के दौरान आपने कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्यों नहीं बोला? ये सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हालांकि हम उस पर नहीं जाते हैं, हम एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2020 में ऐसा लगा था कि इंडिया कम्युनिटी ट्रांसमिशन को एडमिट करेगा, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने क्या बोला, उस समय पे हेल्थ मिनिस्टर थे, कि भैया जो कोरोना है इट इज लिमिटेड टू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन लिमिटेड स्टेट्स। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे इंडियन सरकार में ये एक्नॉलेज करना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, इसका रीजन सिंपल है। इंडिया ने एक बहुत हार्श लॉकडाउन लगाया था, और कहीं ना कहीं मुझे ये मानना है कि उस हार्श लॉकडाउन के हमको बेनिफिट मिले थे। पहली वेव में केसेस कम इसीलिए हुए थे चूंकि लॉकडाउन हुआ था। अब जब केस कम होते हैं तो सरकार को क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन जब केस बढ़ते हैं तो सरकार को रियाते बहुत है लोग। तो बाद में आप देखो तो जब वायरस फैला तो उस समय पे सरकार के पास जस्टिफाई करने को ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं लिखा। क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर वो डिक्लेयर कर देंगे तो भाई पूरी जनता गरियाने लगेगी। वो डेल्टा वेरिएंट थोड़ा था भी खतरनाक, लोग ज्यादा मर रहे थे। अब चूंकि इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है वो उतना डेंजरस नहीं है, तो उतनी मौतें नहीं हो रही हैं, माइल्ड है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक और चीज है, जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये माइल्ड है ओमिक्रॉन, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे डेथ भी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सीवियर डिजीज भी हो रही है। तो ओमिक्रॉन के अंदर भी फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन टू सीवियर डिजीज टू डेथ है। खासकर वो लोग जो बूढ़े हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनके अंदर जो सिम्टम्स है वो ज्यादा निकल के आ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत हद तक हो रखा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली लगता तो यही है। 67% इंडिया में लोग जो अडल्ट हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। 8.2 मिलियन बूस्टर्स हम लोग दे चुके हैं। लेकिन एज ऑन, आप देखिए, मतलब एज ऑन 23 जनवरी तक 8.82 लाख बूस्टर डोजेस दी जा चुकी हैं। बट अभी भी 5.5% हेल्थ वर्कर्स हैं, 6.8% फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 16.2% जो लोग 60 साल से ज्यादा के हैं, उनको अपनी कोविड की सेकेंड डोज नहीं मिली है। ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, इसको अर्जेंट बेसिस पे वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी आपको करना चाहिए। तो ये एक आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगले आर्टिकल चलते हैं, इंडिया नीड्स अ नेशनल विजन, ओनली देन देयर विल बी अ कोहेरेंस इन मल्टी सेक्टोरल मल्टी मिनिस्टीरियल पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे काफी बुराई की इंडिया की पॉलिसी की, और जब पॉलिसी की बुराई हो रही तो अभी की सरकार की बुराई नहीं, सारी सरकारों की बुराई हो रही है। 1947 से लेके आज तक हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं मनमोहन बहादुर साहब। देखते हैं इनका क्या सवाल है। अच्छा दोस्तों, अगर अब तक वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाया हो तो जरूर दबा देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा दीजिए, इससे खासा मदद मिलती है। ये रिमाइंड करना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग लाइक वगैरह करना भूल जाते हैं। कमेंट करके आप वीडियो की एंगेजमेंट को भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक समय के बड़े महान नेवल स्ट्रेटजिस्ट थे, इनका नाम था एल्फ्रेड टी महान। 1892 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज में इन्होंने एक बात बोली। क्या बोला? ऑल द वर्ल्ड नोज gentlemen that we are building a new navy, well when we get our navy what we are going to do with it। मतलब इन्होंने ये बोला कि भाई देखो, उस समय पे यूएस अपनी नेवी बना रहा था, लेकिन जब एक बार यूएस को नेवी मिल जाएगी तो फिर यूएस उस नेवी का करेगा क्या? ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के ऊपर सेट बैठता है, ऐसा यहाँ पे ऑथर मनमोहन बहादुर बोल रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत लंबे समय से जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो पीसमील बेसिस पे बनाई जा रही है, उनका कोई नेशनल विजन नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि प्रेजेंट जो सरकार है वो नेशनल विजन लाने की कोशिश कर रही है। जैसे गति शक्ति मास्टर प्लान हो गया, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। कुल मिला के इस तरीके की जो मास्टर पॉलिसीज होती हैं, जो नीचे के प्रोग्राम्स को कंसोलिडेट करती हैं, ऐसी पॉलिसीज अब लाई जा रही हैं। लेकिन अब लाई जा रही हैं तो इनका इफेक्ट दिखने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। दोबारा हम लोग मनमोहन बहादुर जी की बात पे ध्यान देते हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कोई ओवर आर्चिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जो पॉलिसी को गाइड करे, डिसीजन मेकिंग को गाइड करे। और चूंकि मनमोहन बहादुर जी की अगर आप बात करें तो ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन है, तो मतलब एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर है, तो डिफेंस के फील्ड में ऑब्वियसली बात है, इनके जो व्यू पॉइंट्स है वो पोटेंट रहेंगे। देखिए, बाकी नेशंस की बात की जाए, 2015 में चाइना ने मेड इन चाइना 2025 लॉन्च किया। उन्होंने अपना एक 10 साल का डेवलपमेंट का प्लान बनाया, 10 की हाईटेक इंडस्ट्रीज का।
इनका टारगेट क्या था कि फॉरेन टेक्नोलॉजी पे कम डिपेंडेंट होना है, 2025 तक 70% सेल्फ सफिशिएंट होना है, और 2049 तक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए दुनिया में। और 2049 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल हो जाएंगे। 1949 में पावर में आई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। फिर इसी प्रकार से चाइना ने 2019 में एक डिफेंस वाइट पेपर बनाया जिसने बोला कि 2035 तक चाइना की आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन है, आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन पूरी हो जाएगा, और 2049 तक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्ल्ड क्लास फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब जो अनाउंसमेंट है ना, जो कि चाइना ने किए हैं, ये सिर्फ पेपर पे नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सच में चाइना इन पर्टिकुलर अनाउंसमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत एक्टिव तरीके से इनको परस्यू कर रही है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार के विजन डॉक्यूमेंट वेस्टर्न नेशंस भी रिलीव करते हैं। अगर आप देखो तो शुरुआत में जब स्पेस सेक्टर में एक रेस लगी थी तो सोवियत आगे निकल गया था। सोवियत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अर्ली 1950s और अर्ली 1960s में बहुत कुछ किया। तो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को समझ में आया कि यार यूएसएसआर वाले कर रहे हैं तो हम क्या खाली हाथ बैठे ठेंगा हिला रहे हैं। तो यूएसएसआर ने भी यूएसए ने भी अंडर जॉन एफ कैनेडी मई 1960 में एक 10 साल का विजन बनाया, और उनका विजन ये था कि 10 साल के अंदर अंदर हमें अपना एस्ट्रोनॉट भेजना है स्पेस में। ठीक है भाई, 10 साल का टाइम फ्रेम दिया यूएसए ने अपने साइंटिस्ट को, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, नेशनल गोल बनाया और उन्होंने अपने टारगेट को पूरा किया। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने मून की धरती पर कदम रखा। तो टारगेट सिर्फ बनाने नहीं होते, उनको ग्राउंड लेवल पे पूरा भी करना होता है, इंप्लीमेंट भी करना होता है। अब बात करते हैं इंडिया की। थोड़ी बुराई हो रही है। अगस्त 2018 में इंडिया ने अनाउंस किया कि हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे स्पेस में 2022 तक। कहां है हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में? इंडिया ने 2021 में केवल 2 स्पेस लॉन्चेस किए हैं, जिसमें से एक फेल हो चुका है। चाइना 47 स्पेस लॉन्च कर चुका है 2021 में, सॉरी 2021 में। तो इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए। चाइना ने अपने पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए 1980s में। डेन जाओपिंग ने अपनी कंट्री के मैन को बोला कि भैया अपनी कैपेबिलिटीज को छुपाओ, अपनी पावर को छुपाओ और अपने टाइम का इस्तेमाल करो और ताकतवर बनो। चाइना अपनी लॉस्ट ग्लोरी को पाने के लिए बहुत कुछ कर रहा था। उनकी पॉलिसीज, उनके एक्शंस इसी तरफ फोकस थे। अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को उन्होंने बढ़ाया और आज की डेट में पूरी दुनिया ही उनके सामने झुकी सी नजर आ रही। बहुत हद तक ये बात सही है। ठीक है, मेड इन चाइना प्लान 2025 का एक लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट विजन है इनका। ये सारे विजन्स कहीं ना कहीं चाइना को ग्रेट बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में एक बहुत, आप कह लो, एक ऐसी कंट्री बनाते हैं जो कि यूएस यूरोपियन यूनियन को कम्पीट कर रही है। इंडिया तो कहीं है ही नहीं उनके सामने इन सब चीजों में। सुनने में खराब लगता है बट ये बात सच है। वहीं पे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया आत्मनिर्भर कैंपेन कर रहा है। अब डेफिनेटली आत्मनिर्भर कैंपेन नेशनलिस्टिक है, बट क्या हम 100% चीजें अपने देश की बनाई हुई इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी देश नहीं इस्तेमाल कर सकता, इवन चाइना नहीं कर सकता। नो डाउट इंडिया ने प्रोग्रेस की है। हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाए हैं, ड्रोन बनाए हैं, रडार्स, मिसाइल्स बनाई है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को सक्सेस स्टोरी मिली है। इंडिया फेल्योर नहीं है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हम इंडिविजुअल अचीवमेंट से खुश हो जाते हैं, हम कंसोलिडेटेड अचीवमेंट पे नहीं जाते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस एक इंडिविजुअल अचीवमेंट होता है उसको इतना बोस्ट करते हैं और जो लार्जर पिक्चर है वो इग्नोर हो जाती है। यहाँ पे हम ताकतवर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम कितना आगे आने वाले समय में नई चीजें बना सकते हैं और कितना एक आउटकम को, जो कि हमारी ताकत है, उसको सस्टेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग स्फीयर्स में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी कितनी है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स चाइना के डाटा ने बता दिया था। 97.5 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट किए हमने चाइना से। अगर बात की जाए कोविड-19 पे वैक्सीन सप्लाई की, तो पहले तो हमने बोला कि वी आर द वैक्सीन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब सेकेंड वेव में कोरोना फैला, हमने बीच में ही बाहर की दुनिया को वैक्सीन देनी बंद कर दी। तो ये सब चीजें हमारी क्रेडिबिलिटी को कम करती है और ये सब चीजें ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग में एक फ्लॉ को पॉइंट आउट करती हैं कि इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है। हमें लॉन्ग टर्म में पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम जुगाड़ ही करते रह जाएंगे। इंडिया में अगर आप देखो, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कारगिल, मुंबई 26/11, डोकालाम, उरी, पुलवामा, या फिर कभी एलएसी पे प्रॉब्लम हो गई, ये सब इमरजेंसीज ही है। अब इन इमरजेंसीज के अंदर हम करते क्या? हम एकदम से बाहर की दुनिया से जाके आर्म्स और एम्यूनिशंस खरीदने लगेंगे और इन आर्म्स और एम्यूनिशंस से हम एकदम खुश हो जाएंगे। जैसे रफाल जेट आया फ्रांस से, मार एकदम खुश कि भैया रफाल जेट आ गए हैं और चाइना के जेटों से ज्यादा आप कह लो अच्छे हैं। लेकिन ये तो आपके बनाए हुए नहीं है ना, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो ना, आप कहीं और से खरीद रहे हो।
चाइना के पास जो जेट्स है वो खुद बना रहे। चाइना ने तो जो रशिया का S-400 सिस्टम था उसकी पूरी कॉपी बना दी अपनी इंडिजीनियस। तो ऑथर ये बोल रहा है कि भाई नीड ऑफ द आवर ये है कि हम ऑल कंपासिंग डॉक्यूमेंट बनाएं जो कि मल्टी सेक्टरल और मल्टी मिनिस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन करें, तब जाके यहाँ पे काम बनने वाला है। ओके, और इसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो एक्सपर्ट्स को आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा कि वो उस पॉलिसी को बना सके। दूसरा, उस पॉलिसी में जो विजन होगा उसके पीछे एक इकोनॉमिक और टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए। हम जो भी पॉलिसी बनाए वो रियलिस्टिक हो, जरूरत से ज्यादा हैफाजर्ड या फिर बहुत ज्यादा एम्बिशियस पॉलिसी आप बना दो और बाद में वो इंप्लीमेंट ना हो पाए, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगस्त 2018 में हमने अनाउंस किया कि 2022 तक इंडियन स्पेस में होंगे और कोई नहीं किया, तो ऐसी पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा, इसको एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स इंप्लीमेंट करें और दोनों साइड ऑफ पॉलिटिकल आयल का कॉन्फिडेंस हो, मतलब रूलिंग पार्टी का भी इसको सपोर्ट हो और अपोजिशन पार्टी का भी सपोर्ट हो। अब हमारे देश में होता ही है कि रूलिंग पार्टी कुछ भी करे, अपोजिशन पार्टी को डिफॉल्ट मोड में उसको अपोज ही करना है, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। ऐसे तो ओवरऑल जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं उनको यही डाउट रहेगा कि कल को सरकार बदल दी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप कह लो बड़ी पावर बनाने के लिए। अब अपने तीसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं, डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पॉसिबल इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय द यूएस फेडरल रिजर्व एंड द टेपर टेम्पर्ड देयर इज प्रेशर ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट्स टू प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लोज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जो पहले कम किए गए थे वो बढ़ाए जा रहे हैं। फेडरल रिजर्व ने पहले इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए थे, ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे फेडरल रिजर्व यूएस का पैसा बांट रहा था मार्केट में, तो वो पैसा लोग लेते थे और दुनिया भर के मार्केट्स में आपका इन्वेस्ट कर देते थे। अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, अगर आपको बैंकों से पैसा उठाना है तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक इंडिया के अंदर एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अभी भी चल रहा है, मतलब इंडिया के अंदर अभी भी आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से पैसा आप उठा सकते हो। तो भाई जब पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, वहां से पैसा उठाना महंगा होगा, तो आरबीआई अपनी फरवरी 2022 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या डिसीजन लेने वाला है ये हमें देखना पड़ेगा। क्या हम अपने एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को कंटिन्यू रखेंगे या हटा देंगे। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस क्या होता है कि भाई चीपर मनी, मतलब आपने कम इंटरेस्ट रेट को, पैसे को मार्केट में उतार दिया है तो लोगों को आप उधार उठा सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय पे कार लोन, हाउस लोन बहुत सस्ते चल रहे हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने कार लोन लिया, उसको 6.5% पे कार लोन मिला, और मुझे याद है कोरोना से 1 साल पहले मेरे एक दोस्त ने कार लोन लिया था 11% पे, उसको 10% पे लगभग पे उसको कार लोन मिला था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस समय पे आप मार्केट से जाके सस्ते में पैसा उठा सकते हो। लेकिन क्या ये मार्केट से सस्ते में पैसा उठाना ठीक है? क्योंकि अगर आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मार्केट में उठाती रहेगी तो कुछ लोग ये पैसा उठा के दुनिया की दूसरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देंगे, वो सही नहीं है। फिर क्या बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है नवंबर 2021 में 14.32% पे था, ठीक है ना। दिसंबर 2021 में थोड़ा कम हुआ, 13.56% पे आ गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने पे चल रहा है, 5.03 पे चल रहा है। अब नॉर्मल कर केसेस में सीपीआई को बेंचमार्क इंटरेस्ट माना जाता है, लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई एक हद तक एसोसिएटेड है। अगर लॉन्ग टर्म में डब्ल्यूपीआई कम नहीं हुआ तो डब्ल्यूपीआई के इफेक्ट सीपीआई पे दिखेंगे ही दिखेंगे। अच्छा, सीपीआई की जो बैंड है वो है 4 ± 2%, मतलब 2% से 6% के बीच में चलना चाहिए इन्फ्लेशन। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाए तो वो लगभग 5.03 पे था, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई चलो ठीक है, 6% से तो कम है। लेकिन देखिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर एक लिमिट के बाद आपने इन्फ्लेशन को कंप्लीट नहीं किया, एक लिमिट तक इन्फ्लेशन को अगर आपने सस्टेन नहीं किया, तो फिर वो ऐसा बढ़ता है ना कि सरकार चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। आप देख लीजिए पाकिस्तान में इस समय पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार इस समय पे सेल्फ सस्टेनेबल ही नहीं है इन्फ्लेशन को रोकने में, महंगाई को रोकने में, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल आता है कि भैया हमारी सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की है, क्या उसको निकालना जरूरी है? क्या उसको बाहर निकालना जरूरी है? मार्केट से एलिमिनेट करना जरूरी है? और हमने सस्ते पे पैसा मार्केट में उतार रखा है, इसका एक और साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट क्या है? तो भैया आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट छपी थी दिसंबर 29, 2021 को। इसमें क्या बोला गया कि हमारी देश की जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की जीएनपी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको पता है ना कि भाई बैंक ने लोन दिया,
अब लोन का पैसा, प्रिंसिपल वापस आ रहा है, इंटरेस्ट वापस आ रहा है, ईएमआई वापस आ रही, तो ठीक है। बट मान लो मैंने अब फॉर एग्जांपल घर खरीदा एक, और घर के लिए 50 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, अब मैं उसका प्रिंसिपल नहीं लौटा पा रहा हूं, मान लो मेरी ईएमआई बैठती 30,000 रुपए प्रति महीने की, और मैं वो नहीं लौटा पा रहा हूं, तो वो लोन बैंक का एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने वाला है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोलती है कि सितंबर 2021 में 6.9% था, ये सितंबर 2022 तक 9.5% पहुंच जाएगा। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि एकोमोडेटिव स्टांस के चलते, मॉनेटरी पॉलिसी के चलते बहुत सारा पैसा बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में घूम रहा है, इसलिए लोग बेहिसाब लोन उठा रहे हैं मार्केट से, जिससे आगे आने वाले समय में एनपीए बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल देखिए, अब यहां पे समझिए, सरकार ने कुछ हद तक एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश की। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द कट ऑफ यील्ड रेट ऑफ वेरिएबल रिसोर्स रेपो टू 3.99% एंड कर्टेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन अगर भारत सरकार करती है, भारत सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में उतारी, उसके लिए भारत सरकार के पास पैसा आ गया, तो पैसा मार्केट से बाहर निकल गया। अब वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत सरकार अगर वापस खरीद लेगी, तो भारत सरकार पैसा मार्केट में दे देगी, तो पैसा मार्केट में एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो अगर भारत सरकार अपनी फ्लोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस नहीं लेती, तो लिक्विडिटी कम रहेगी। फिर यील्ड रेट बॉन्ड पे क्या होता है? देखिए, बॉन्ड का यील्ड रेट आपको समझना पड़ेगा, अभी आगे भी आएगा। यील्ड रेट एक बॉन्ड में मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्टर हो, आपने एक बॉन्ड खरीदा, आप सरकारी बॉन्ड है, प्राइवेट बॉन्ड है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, उसको आप यील्ड रेट बोलते हो। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट होगा, उसको आप यील्ड रेट बोलते हो। अब अगर देखा जाए तो भाई, कट ऑफ यील्ड रेट ऑफ 10-year बेंचमार्क बॉन्ड इज हाई एज 6.63%। तो सरकारी बॉन्ड जो मार्केट में घूम रहे हैं, उस पे जो यील्ड रेट निकल के आ रहा है वो 6.63% आ रहा है। तो मेरे आपके जैसे लोगों ने या किसी और बैंक ने अगर कोई सरकारी बॉन्ड खरीद रखा है, तो उस पे उसको रिटर्न मिलेगा 6.63%। और ये रिटर्न कहां से निकलेगा? सरकार की जेब से निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड को इशू करके पैसा उठा रही है, उस पे सरकार को इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी ये उधार सरकार को महंगा पड़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में सरकार के पास पैसों की कमी हो सकती है, और ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि सरकार की अगर फाइनेंशियल हालत बिगड़ गई तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। ठीक है ना? फिर आगे देखिए, जो भी हमारी फिस्कल डेफिसिट है, फॉर एग्जांपल अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करो, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? रमेश सिंह के लेक्चर्स देखो, जो टोटल सरकार का खर्चा है, जो टोटल सरकार का आप कह लो कमाई है, उसके बीच के फर्क को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और एक होती है रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, एक होता है रेवेन्यू हेड, एक होता है कैपिटल हेड। कैपिटल हेड में नए एसेट्स बनाते हैं, रेवेन्यू हेड्स में हम रोज के खर्चे पूरे करते हैं। जैसे कि भाई, सरकार में काम करने वाले इंप्लॉयज की सैलरी देना, अपने एसेट्स को मेंटेन करना, जो सरकार ने पहले उधार लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब रेवेन्यू खर्चे में आते हैं। और कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं सरकार की। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे जो डिफरेंस अमाउंट निकल के आता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब टोटल फिस्कल डेफिसिट की 70% तो केवल रेवेन्यू डेफिसिट थी 2018-19 में। 2020-21 में टोटल फिस्कल डेफिसिट का केवल रेवेन्यू डेफिसिट 79% था, और 2021-22 के लिए 76% बताया जा रहा है। और देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट खतरनाक चीज होती है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में कोई नया एसेट नहीं बनेगा आपका, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि सरकार के पास टैक्स से पैसा आया और सरकार ने डेली मर्रा के कामों में पैसा खत्म कर दिया। यहां पे कोई नए एसेट्स नहीं बन रहे। नए एसेट्स कैसे हैं? तो भाई, सरकार कोई नया स्कूल बनाए, कोई नया कॉलेज बनाए, कोई नई मेट्रो लाइन बनवा दी, इस प्रकार के खर्चे जब सरकार करती है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा, उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम बचेगा। तो आगे आने वाले समय में अगर हम एकोमोडेटिव फॉरेन पॉलिसी को इकोनॉमिक पॉलिसी को हटाते हैं, तो मतलब भारत सरकार मार्केट में कम पैसा डाल रही है, ठीक है, इससे बिजनेस वगैरह कम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन जरूर कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है। नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या है? कि भाई देखो, रेवेन्यू के जितने खर्चे वो तो वैसे भी होंगे, सरकारी एम्प्लॉय जितने काम कर रहे हैं वो तो वैसे भी उनको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है ना। डेली मर्रा के आपके खर्चे तो होते रहेंगे, पहले जो आपने लोन उधार लिया उस पर इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, तो रेवेन्यू के खर्चे आपको उतने ही होंगे। ओवरऑल सरकार के पास आमदनी कम हो जाएगी, तो भाई कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है सरकार का, वहां पे कटौती करनी पड़ेगी। ये सही नहीं है, क्योंकि एक देश की डेवलपमेंट
कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, कैपिटल स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है। कैपिटल स्पेंडिंग के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ये जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, ये सब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बनाया गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इस टाइप की चीजों को। और हमारा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कम हो गया तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए एक बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। ओके, आई होप आप मेरी बताई हुई चीजों को यहाँ पे ढंग से समझ पा रहे हो। फिर भाई ओमिक्रॉन के समय पे सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। वैसे तो टोटल देखा जाए तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों मिला के 1% ही खत्म करते हैं जीडीपी का। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 2020-21 में केंद्र की सरकार 0.2% जीडीपी खत्म करती थी हेल्थ में, अब 2021-22 में 0.4% खत्म कर रही है। हालांकि उसमें भी क्लिचेस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके बारे में अभी यहाँ के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में फिजिकल रिकवरी में भारत सरकार के सामने जो प्रॉब्लम्स है वो बताई गई है। आपको क्या समझना है कि भाई देखिए, या तो हम एकोमोडेटिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाएं या हम एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी अपनाएं, मतलब एक स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसी बोल रहा हूं, सॉरी दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी। अब एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में हमने मार्केट में बहुत सारा पैसा निकाल रखा है, जिसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो रही है, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो वो खुद खत्म कर रहे हैं। अगर हम एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो होगा क्या, लोगों की जेब में पैसा कम हो जाएगा, बिजनेसेस उतनी आसानी से प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ये सोच रहे होंगे मार्केट से पैसा उठा लेते हैं, 6-7% में मिल रहा है। अगर एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रही तो वही पैसा मार्केट से 8-9% पे उठेगा, तो बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे ही अपना आइडिया छोड़ देंगे। लेकिन ये हम तब नहीं कर सकते जब पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है और हम रेपो रेट कम रखें। ये कॉन्ट्रडिक्शन हम करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि इंडिया के मार्केट से पैसा बोरो करेंगे और किसी और दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, और ये इंडिया के लिए और उल्टा हो जाएगा, फिर हमारा पैसा किसी दूसरे मार्केट में लगा होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अस। तो कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया। फिर ये वाले फैक्टर्स भी याद रखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई की, जो कि 29 दिसंबर 2021 को सबमिट हुई थी, उसने ये बोला था कि भाई एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में होने की वजह से जो जीएनपीए रेशियो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, वो सितंबर 2021 में 6.9% से बढ़ के सितंबर 2022 तक 9.5% हो सकता है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो एक लाइन में आपका आंसर इनहेंस कर देंगे, एनरिच कर देंगे, आपके नंबर को आधा या 1 नंबर से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा ट्रिकी टॉपिक था, हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हुई हो। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है इस प्रकार के टॉपिक्स को, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी रमेश सिंह की जो किताब की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको जरूर देख लीजिए। रमेश की मैंने पूरी इकोनॉमिक्स समझा रखी है। मैंने 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की चल रही है, ये एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स समझा रखी है। अगर आप इनको पढ़ेंगे आपको खासा कर फायदा हो जाएगा, आपके इकोनॉमिक्स के बहुत सारे जो डाउट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें अगर कर सकते हैं। दोस्तों अपने आप को बचा के रखिए, ओमिक्रॉन फैल रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जब तक आपकी सेहत सही है तब तक ही सब कुछ सही है, और पढ़ते भी रहिए। अपनी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब पे फोकस मारिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।